हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 11 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन सबसे पहले 10 सितंबर का रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं भारत के सीपी राधाकृष्णन जी। एनडीए के उम्मीदवार थे। इन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को हरा करके जीता हुआ है उपराष्ट्रपति का चुनाव। सितंबर 2025 में इजराइल के साथ भारत ने द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और 13 सितंबर को भारत रत्न भूपेन हजारिका जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर आरबीआई के द्वारा 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। इनको 2019 में भारत रत्न मिला था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हिमाचल प्रदेश के सीएम ने 99.3% साक्षरता दर हासिल करने का घोषणा किया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर की गई घोषणा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर अब बढ़कर के हो गई है 80.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% थी। भारत ने सीएफए नेशंस कप 2025 में जीता है कांस्य पदक। गोल्ड मेडल जीता उज्बेकिस्तान ने और ईरान ने जीता था सिल्वर मेडल। और अभी हाल ही में दुनिया की पहली 100% प्रभावी कैंसर वैक्सीन बनाई गई है रसिया के द्वारा, और इस वैक्सीन का नाम है इंटरोमिक्स। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ की वजह से वहां पर राहत सामग्रियां वगैरह पहुंचाने के लिए और लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया है। भारत ने 2033 तक हाई स्पीड रोड नेटवर्क को 5 गुना तक बढ़ाने के लिए 11 लाख करोड़ यानी कि लगभग $125 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है। और फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू ने संसद में कम विश्वास मत के कारण इस्तीफा दे दिया है। लेवीज का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आलिया भट्ट को। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर का, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ एमजेटी ऐप पर दे दी जाती है। वहां से आप बिल्कुल फ्री में क्विज पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। वैसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाती है। फ्री पीडीएफ के लिए रात को 9 बजे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें। रात को 9 बजे डेली के डेली आपको पीडीएफ भेज दी जाती है, तो आप वहां से सभी डेली, वीकली, मंथली सब डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, कल अगस्त का पार्ट 2 आया हुआ है मंथली करंट अफेयर, तो अब मंथली करंट अफेयर के दोनों पार्ट आ चुके हैं, उसको भी जाकर के आप चैनल पर देख सकते हो और अपना मंथली करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आज का, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को। आत्महत्या रोकथाम दिवस, बहुत सारे लोग जो आत्महत्या करते हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसकी रोकथाम कैसे की जाए, उनके प्रॉब्लम्स को सुना जाए, समझा जाए, उनकी दिक्कतें क्या हैं, उनकी मजबूरियां क्या हैं, उसको समझा जाए। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा सहारा दिया जाए, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर से सुसाइड के केसेस को कम करने के लिए, आत्महत्या की रोकथाम के लिए ये दिवस मनाया जाता है और 2003 से मनाया जाना शुरू हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। इस बार की थीम, या कहें पिछले 3 साल से जो थीम चली आ रही, 2 साल से, वो है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। ध्यान रखना, ये 2024 की भी थीम है, 2025 की भी और 2026 की भी। 3-3 सालों के लिए थीम रखी जाती है इसमें। ठीक है, अगला, इसकी थीम पूछी भी जाती है। फ्रांसवा बायरू के इस्तीफे के बाद फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अभी मैंने आपको बताया कि फ्रांसवा बायरू ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दिया कम विश्वास मत के कारण। अब फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? सेबास्टियन लेकार्नू। सेबास्टियन लेकार्नू को नियुक्त किया है इमैनुअल मैक्रॉन ने। इमैनुअल मैक्रॉन आप जानते हो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, और उन्होंने नियुक्त किया है लेकार्नू को अपना नया प्राइम मिनिस्टर। पिछले 1 साल में देखा जाए तो 3 प्रधानमंत्री यहाँ पर चेंज हो चुके हैं और अब फ्रांसवा बायरू की जगह पर ये होंगे। फ्रांस के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं ये, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन के जो टॉप करीबी लोग हैं उनमें से एक ये भी हैं, लेकार्नो भी। ठीक है, बाकी फ्रांस के बारे में आप जानते हो, पेरिस राजधानी होती है, यूरो यहाँ की करेंसी होती है, इमैनुअल मैक्रॉन राष्ट्रपति हैं। लोकेशन अगर बात करें देखने की, तो यूरोपीय देशों में आओगे तो उसमें एक बड़ा सा देश दिखेगा, फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस है। पेरिस में हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर यूके आपको देखने को मिल जाएगा, आयरलैंड है, नीदरलैंड है, जर्मनी, इटली वगैरह। अगला, सितंबर 2025 में गुयाना में दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? गुयाना की दोबारा राष्ट्रपति। गुयाना एक दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट का देश है। इसके नए राष्ट्रपति, नए क्या, दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं इरफान अली। ध्यान रखना,
इरफान अली बने हैं, इमरान अली नहीं कर देना। इरफान अली आप देखिए री इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टर्म एज द ऑयल रिच गुयानाज प्रेसिडेंट। ऑयल रिच कंट्री ये भी है, जैसे बगल में वेनेजुएला है, वेनेजुएला में खूब सारा ऑयल है का रिजर्व है, ऐसे गुयाना में भी ऑयल का रिजर्व खूब सारा है। तो वहाँ पर इनको नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। 1 सितंबर 2025 को चुनाव हुआ था और उसके बाद दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी सिविक के ये पार्टी से हैं और इसके बाद ये गए बने हैं। 2019 के बाद गुयाना ने तेल बिक्री और रॉयल्टी के माध्यम से 7.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का रेवेन्यू इकट्ठा किया है और ये तेज़ी से इसकी बढ़ती इकोनॉमी को दर्शाता है। यहाँ इन सब देशों में ना अचानक से तेल मिला और अचानक से ये लोग गरीब से अमीर होना शुरू हो गए। ठीक है, तो अभी जैसे वेनेजुएला है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व उसके पास है, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है कि वो निकाल नहीं पा रहा है तेल उतना। अमेरिका की नज़र पड़ी है, अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक करने की फिराक में लगा हुआ है, इधर उधर का बहाना मार करके वहाँ ड्रग तस्करी हो रही है, हो रहा वो रहा करके उसको घेरने के प्रयास में लगा हुआ है, जिससे उनके ऑयल रिजर्व पर वो कब्जा कर ले। इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी थी, अगर आप चाहें तो आप सर्च करके देख सकते हैं। लिखिएगा अमेरिका वेनेजुएला अटैक MZT एजुकेशन, जो भी टॉपिक हुआ करे उसके आगे MZT एजुकेशन लिख दिया करो, आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर। गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन है, राष्ट्रपति इरफान अली है, गुयानी डॉलर यहाँ की करेंसी है। वर्ल्ड मैप में अगर आप लोकेशन देखोगे तो ऊपर जैसे ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नीचे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखिए आप ये कोलंबिया हुआ, वेनेजुएला हुआ, बगल में ही एक देश है गुयाना, ये है गुयाना। ठीक है, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना के पास में, तो इसी गुयाना की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 1.1 बिलियन US डॉलर का निवेश करके घोस्ट सार्क नामक AUV विकसित करने की घोषणा की है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये AUV है, आपने अभी तक UAV सुना था, UAV सुना था। UAV क्या होता है? अनमैन्ड एयर व्हीकल। तो अनमैन्ड एयर व्हीकल मतलब कि जो ड्रोन कह सकते हैं सीधी भाषा में, कि जो बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी पायलट के एयर व्हीकल चल रहा होता है, उसे अनमैन्ड एयर व्हीकल कहते हैं या ड्रोन कह देते हैं हम लोग। लेकिन ये AUV है। AUV क्या है? AUV मतलब कि ऑटोमेटिक अंडर वाटर व्हीकल। ये ऑटोमेटिक यानी स्वचालित अंडर वाटर, पानी के नीचे चलने वाला व्हीकल होगा और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया 1.1 बिलियन US डॉलर का निवेश कर रहा है। मतलब एक ऐसा ड्रोन होगा जिसमें बिना किसी आदमी के, अनमैन्ड होगा, ये कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन वो पानी के अंदर अंदर चलेगा। तो सोचो कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे आज के टाइम पर ड्रोन काम कर रहे हैं कि कहीं भी उसको भेज दो, कहीं पर भी कुछ भी वो मतलब सुसाइडल टाइप के ड्रोन भी आ गए हैं कि वो जाकर खुद भी नष्ट होते हैं और बर्बाद भी कर देते हैं सामने वाले टारगेट को भी। ऐसे ही ये भी होगा, ये नीचे जाकर पनडुब्बियों को या किसी की खुफिया जानकारी इकट्ठा करना हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में घुसना हो, ये वो काम कर दिया करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने कहा है हम 1.1 बिलियन US डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से होगा ये, ऑस्ट्रेलिया टू स्पेंड 1.1 बिलियन डॉलर ऑन स्टेल्दी लॉन्ग रेंज अंडर वाटर अटैक ड्रोन। अंडर वाटर ड्रोन इसे कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया है घोस्ट सार्क। क्या नाम दिया गया है? घोस्ट सार्क। सार्क आप जानते हो सबसे खतरनाक मछली होती है, यह है घोस्ट सार्क। तो अगले 5 वर्षों में ये होगा। ठीक है, ऑटोनोमस अंडर सी व्हीकल, इसका पूरा नाम ये है। ठीक है, मैंने आपको अंडर वाटर व्हीकल बताया ना, चलिए भावनाओं को समझो। ऑटोनोमस अंडर सी व्हीकल इसका पूरा नाम है, ये एग्जैक्ट है, इसको सही कर लीजिएगा। तो एनड्यूअल ऑस्ट्रेलिया के द्वारा डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ मिलकर के ये काम बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखोगे तो इंडिया के रिस्पेक्ट में ये रहा अपना प्यारा भारत। तो यहाँ से एक अलग ही कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कंट्री है। ठीक है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश में हो रहे जापाद 2025 बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लेने पहुंची? तो जापाद या जो भी पढ़ो आप, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा जापैड। 2025 ये एक्सरसाइज हो रहा है रूस में। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और इसमें भारतीय सेना भी पहुंची है। तो भारतीय सेना की ये बटालियन है, कुमाऊं बटालियन, कुमाऊं रेजिमेंट, इसकी एक बटालियन के द्वारा यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो रूस के निजनी में आयोजित हो रहा है 10 से 16 सितंबर तक जापाद। ठीक है, जापाद एक्सरसाइज। अगला, पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए कितने रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है?
आपने देखा पिछले दिनों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई हुई है और बादल फटने की घटनाएं हुई, काफ़ी ज़्यादा त्रासदी हुई। तो इसी बीच पीएम मोदी वहाँ पर दौरे पर गए, विजिट किया उन्होंने और एरियल सर्वे किया और पंजाब को 1600 करोड़ रुपए का राहत पैकेज एक्स्ट्रा देने की घोषणा की है। ध्यान रहे ये एक्स्ट्रा पैकेज होगा, इससे पहले 12,000 करोड़ रुपए की जो केंद्र सरकार के द्वारा राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है, राहत पैकेज दी गई है। और मृतकों के परिवारजनों को इसके तहत 2 लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50-50 हज़ार रुपए की सहायता भी दी जा रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की एक्स्ट्रा घोषणा की है। इसके अलावा अनाथ हुए जो बच्चे हैं इस बाढ़ की वजह से, उनको पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत सहयोग किया जाएगा, पढ़ाई लिखाई शिक्षा वगैरह मुफ्त कराई जाएगी। अगला 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित की गई? 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस ये आयोजित हो रही है दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। देखिए दुबई 2025 में यूएई में आयोजित हो रहा है 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस। तो 8 सितंबर को हुआ दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। भारत भी इसमें गया था, 192 सदस्य देश इसमें से थे, उनके 2000 से ज़्यादा प्रतिनिधि गए हुए थे। भारत की तरफ से केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिस्सा लिया था। भारत जो है संस्थापक देशों में से एक है। 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, और इसके संस्थापक सदस्य देश में भारत भी था, क्योंकि आप जानते हो भारत में पोस्टल सर्विसेज की शुरुआत 1853 में ही हो गई थी, है ना। भारत में डाक विभाग की स्थापना उसी टाइम पर हो गई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर, उसी टाइम पर ट्रेन भी चली थी। तो 1874 में मतलब 20 साल बाद, 21 साल बाद यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई है। भारत जो है 2026 से 2029 तक की रणनीतिक रोड मैप में सक्रिय योगदान देने का भी संकल्प लिया है। अगला, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 इससे सम्मानित किए गए हैं यूनुस अहमद। यूनुस अहमद भारतीय मूल के एनआरआई हैं और बिजनेसमैन हैं, और भारतीय मूल के उद्यमी होने के नाते इन्होंने यूएई में जो भी अच्छा काम किया, अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को फैलाया, एम्पायर को फैलाया, इसके लिए दुबई में एक समारोह आयोजित करके इनको सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? शारजाह कैमल रेसिंग क्लब के द्वारा। उनके चेयरमैन हैं शेख मतार बिन हुदैन अल केतबी। इन्होंने यूनुस अहमद को ये सम्मान दिया। कौन सा? कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025। अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। ये डॉट स्पेट कोवर्किंग के कार्यकारी निदेशक हैं। अगला, सितंबर 2025 में किस देश में जेनजी द्वारा हिंसक प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो साथियों, भारत का ही एक पड़ोसी देश है नेपाल, जहां पर इन दोनों प्रदर्शन चले। जेनजीज का प्रदर्शन कहा गया, इसे जेनजी रिवॉल्यूशन भी कहा गया। जेनजी कौन होते हैं? जेनजी वो बच्चे होते हैं जो 1997 से लेकर 2013 तक के बीच में पैदा हुए जो बच्चे हैं उनको जेनजी कहा जाता है। जेनजी बेसिकली एक जनरेशन है, एक प्रकार से समझ लीजिए नाम डिसाइड किया गया है, यह अमेरिकी शब्द लिया गया है। वहाँ पर अलग अलग ऐसे पीढ़ियों दर पीढ़ी नाम दिए गए हैं। जैसे इससे पहले 1980 वगैरह से लेकर 1996 तक को कहा जाता है कि मिलेनियम है ये। इसके अलावा इनको जेनजी कहा गया। 2013 से 2025 के बीच में जो पैदा हुए उन्हें अल्फ़ा जनरेशन कहा गया। 2025 के बाद से अब 2035-36 तक जो पैदा होंगे उन्हें बीटा जनरेशन कहा जा रहा है ना। तो ये जेनजी कहा गया, मतलब कि जिनकी उम्र समझ लो आपकी 18 से 25 साल के बीच में है वर्तमान में, उनको जेनजी कहा जा रहा है। तो ऐसे युवा बच्चे ये प्रदर्शन करना शुरू किए नेपाल में। नेपाल में इनका प्रदर्शन करना था सरकार के खिलाफ कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, सरकार करप्शन कर रही है, और इनके जो बच्चे हैं ये विदेशों में खूब बढ़िया से अपनी लाइफ स्टाइल वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर नेपाल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब फैली हुई है, गरीबी फैली हुई है। तो ऐसे में ये लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे सभी लीडर के खिलाफ, जितने भी, क्योंकि अभी क्या है ना कि नेपाल में पिछले 17 सालों में 14 प्रधानमंत्री आए हैं, 14 बार प्रधानमंत्री बदले हैं। तो आप सोच लो कि वहाँ पर स्थिर सरकार नहीं है, और ये 14 बार जो प्रधानमंत्री बदले हैं ना, ये मिला जुला करके 3-4 को अगर ले लो तो वही 3-4 तो लोग जो है अदल बदल करके बार बार सत्ता में आते हैं, कोई नया नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर के इन्होंने कहा कि सब पर अब अटैक करो।
और ये अटैक इतना बढ़ता चला गया, ये दंगा, ये प्रदर्शन इतना बढ़ता चला गया कि हिंसक हो गया। वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। इसके अलावा देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उनको भी मारा गया खूब। एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला करके मार डाला गया। और ये केपी शर्मा ओली जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे ये देश छोड़ करके भाग गए इस्तीफा दे करके। इसके अलावा राष्ट्रपति भी इस्तीफा दे दिए, गृह मंत्री इस्तीफा दे दिए, मतलब पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा देना शुरू किया बारी बारी करके। लेकिन मामला रुका नहीं। ये मामला तूल तब पकड़ा जब सरकार ने इसी विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर अचानक से बैन लगा दिया। इस पर मैंने आपको वीडियो दी थी, दोनों टॉपिक पर मैंने वीडियो दी है, इस पर भी, जब ये देश छोड़कर भागे थे तब भी, और जब सोशल मीडिया पर बैन लगाए थे तब भी। तो सोशल मीडिया पर बैन लगा तो फिर जनता या कहें जनजी जनरेशन और ज़्यादा आक्रोशित हो गई। हालांकि शुरुआत जनजी जनरेशन ने किया, उसके बाद से फिर उसमें और सब लोग जुड़ते गए। और आलम आज के टाइम पर ये है कि ये लोग जो हैं प्रदर्शन एक नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर के चले गए हैं। अब इसमें कहा भी जा रहा है कुछ विदेशी ताकतों का भी हाथ है, और लेकिन अब वो सब चीज़ें सामने नहीं आती, आप जानते हो ऑफिशियल नहीं होती है। लेकिन फिलहाल आज के टाइम पर स्थिति ये है कि वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के वित्त मंत्री वगैरह जितनी भी कैबिनेट है सब ने इस्तीफा दे दिया है। अब आगे आने वाले टाइम पर कोई कार्यकारी प्रधानमंत्री बनता है या कोई और प्रधानमंत्री बनता है या सैन्य शासन आता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक है, तो बात रही है नेपाल की। नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू। यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, मुद्रा नेपाली रुपया होती है। और केपी शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री थे अब तक, लेकिन अब इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये थे टॉप 9 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाइए, एमजेटी एजुकेशन सर्च कीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी। इसके अलावा कल हमने बात किया था, आपसे पूछा था क्वेश्चन, यूएस ओपन के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल आर्याना सेबलंका ने जीता है यूएस ओपन। लेकिन अगर आप ऑप्शन पर नजर डाले होगे तो इसमें मैंने आपको चारों ऑप्शन दिए हैं जो साल भर के 4 ग्रैंड स्लैम हुए हैं सबके। तो आपको यहाँ पर चारों का आंसर करना था। कोशिश किया करो बाकी के ऑप्शन को भी एक्सप्लेन कर दो। केवल 2 ही क्वेश्चन तो पूछता हूँ, 2 क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो सब डिटेल से लिख दिया करो। ठीक है, कुछ लोग लिखते भी हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ना। जैसे उषा साहू हो गई, मान्या डांसर हो गई, और ऐसे 2-4 लोग हैं जो लिखते हैं पूरा डिटेल से। आप लोग भी डिटेल से लिखा करो एक्सप्लेनेशन। भारत ने पुरुष एशियाई हॉकी कप 2025 में किस देश को हराकर खिताब जीता है? ये पूछा गया था। तो दक्षिण कोरिया को हराकर भारत ने जीता है और भारत क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ड कप के लिए। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है रूस के द्वारा बनाई गई कैंसर की 100% कारगर वैक्सीन, इसका क्या नाम है? इसके अलावा आप ये भी बता दीजिएगा कोविड की पहली वैक्सीन किसने बनाई थी, है ना। इसके अलावा भारत ने जो 2 वैक्सीन कोविड की बनाई थी उसका क्या क्या नाम था, बताइएगा। असम के दिग्गज कवि स्वर्गीय भूपेन हजारिका को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? अब ये भी बता दीजिए कि जब 2000 समथिंग में इनको जब सम्मानित किया गया था तो फिर उस टाइम इनके साथ और किसे किसे सम्मानित किया गया था, या इनके बाद और किसे सम्मानित किया गया? कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जी, सफलता बैच आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।